तो मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरओए भाग 1 का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है नमक का दरोगा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी के जीवन परिचय से। इनका मूल नाम धनपत राय था। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? तो 1880 में हुआ। कौन से गांव में हुआ? तो लम्ही गांव में हुआ। यह कौन से राज्य में आता है? तो उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1936 में हुई। अब देखेंगे हम इनकी रचना परिचय को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन। ये गोदान तक इनके सब उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में और गुप्त धन कहानी संग्रह है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रेमचंद जी को क्या है? हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता और बोलते हैं कि कथा साहित्य के इस पुरुष का जो जीवन है वह कैसे बीता? तो अभावों में बीता, मतलब बहुत गरीबी में। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। और बता रहे हैं कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद बड़ी मुश्किल से इन्होंने क्या है? बीए की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। मतलब एमए करना चाहते थे पर जीवन चलाने के लिए इन्हें नौकरी करना पड़ा। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। मतलब इनको सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, परंतु क्या है, उसी समय महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भाग लेने के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। और बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे, उसके बाद भी इनका जो लेखन कार्य था वह चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। तो बता रहे कि राजनीतिक संघर्ष था इनका, वह सामाजिक संघर्ष बनकर सभी के सामने लेखन के रूप में आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। और बताते हैं कि इनके लेखन में जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही शामिल थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद्र को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। और बता रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की जो विधा है, ये गद्य की विधाएं कहलाती हैं। उसका विकास का जो काल विभाजन है वह प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्र उत्तर युग, तो ऐसे इनका विभाजन किया। पहले रखा पूर्व प्रेमचंद युग, फिर रखा पूर्व प्रेमचंद्र युग, फिर प्रेमचंद्र युग, फिर प्रेमचंद्र उत्तर युग। यह प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। और बता रहे हैं कि ये प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का ही एक प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। और बताते हैं कि जो कहानी है वह क्या है? यथार्थ की जमीन से जुड़कर किस्सा गोई तक सीमित नहीं रही, बल्कि पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में भी जुड़ गई। किस्सा गोई का मतलब कथा कहानी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। और इनकी रचना में हिंदी उर्दू मिश्रित जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। और बता रहे हैं कि इनकी जो भाषा है
हिंदुस्तानी भाषा पूरे ठाट बाट के साथ क्या है यहाँ पर दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है। और इनका जो आरंभिक कथा साहित्य है और कल्पना, संयोग और रूमानियत के जो ताने बाने हैं उनसे बना हुआ है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया, और बता रहे हैं कि कहानीकार के रूप में इन्होंने हमेशा विकास ही किया है। और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। और बता रहे हैं कि पंच परमेश्वर जैसी कहानी और सेवा सदन जैसे उपन्यास लिखने के बाद ये सामाजिक जो जीवन है उसकी कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए, मतलब सबसे पहले गिने जाने लगे। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की, और यथार्थवाद से लेकर और आलोचनात्मक तक जो यथार्थवाद की विकास यात्रा है यह प्रेमचंद जी ने पूरी की। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। आगे बताते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है, और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। तो ये बता रहे कि जब सबसे पहले इन्होंने क्या है सेवा सदन और प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा था, तो उसमें क्या है आदर्शवादी और आदर्श उन्मुखी रचनाएं जब इन्होंने लिखी थी तो उनको क्या है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे पंच परमेश्वर कहानी लिखी, बड़े घर की बेटी लिखी, नमक का दरोगा, परंतु बाद में धीरे धीरे ये आदर्शवादी और यथार्थवादिता इनकी रचना में अपने आप ही आ गई, इनको समझौता नहीं करना पड़ा किसी प्रकार का। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। और बता रहे हैं कि जो नमक का दरोगा है यह कब प्रकाशित हुई थी, तो 1914 में हुई थी। और कैसी कहानी रही है, तो बहुत ज़्यादा चर्चित रही, चर्चा का विषय रही, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें, मतलब कहानी में आए हुए एक मुहावरे को हम लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जाति की कहानी धन और धर्म के क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि की कहानी भी हम कह सकते हैं। मतलब इसको हम जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में भी क्या है रामचंद्र जी क्या है लौटते हैं, और दशहरा मनाते तो दशहरा में क्या होता है कि रावण असत्य का प्रतीक माना गया है और रामचंद्र की विजय सत्य की प्रतीक मानी गई। तो ऐसे असत्य पर सत्य की विजय ऐसे ही इनको रखकर ये कहानियाँ लिखी गई हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय, सद्वृत्ति और असद्वृत्ति मतलब असद्वृत्ति पर सद्वृत्ति की जीत। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। और इस कहानी में बता रहे हैं कि इनके जो प्रतिनिधित्व हैं करने वाले वो कौन हैं, तो पंडित आलोपदीन हैं और मुंशी बंशीधर नामक दो पात्र हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर रहे उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। मतलब अंत में क्या है उनको सत्य स्वीकार करना ही पड़ता है। वे सरकारी महकमे से
बर्खास्त बंसीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। बता रहे हैं कि पहले की जो कहानी है उसमें अंतिम प्रसंग से पहले की जो समस्त घटनाएं हैं जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार के ऊपर बताई गई है और उसी भ्रष्टाचार को क्या सामाजिक स्वीकार्यता मतलब साहसिक तरीके से सामने प्रस्तुत करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से महाभारत में अभिमन्यु जब जाता है तो वो कैसा पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है और अकेला पड़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, कौरव लोग क्या करते हैं, मार डालते हैं। क्योंकि ये चक्रव्यूह रचना में जाता है तो मतलब सब कर लेता परंतु उसको निकालने की वो नहीं पता रहती, उसी समय वो लोग इसको पकड़ के मार डालते। तो ऐसे ही बताया कि अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ जो तस्वीर है इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, परंतु प्रेमचंद जी इस संदेश के आधार पर कहानी खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। मतलब कि हम ऐसा यदि खत्म करते हैं कहानी को तो सब लोगों के अंदर क्या निराशा उत्पन्न हो जाएगी। तो निराशा में उत्पन्न ना हो जाए बल्कि आशा में बदल जाए, हम और कुछ भी आगे कर सकते हैं, ऐसे बताने के लिए इन्होंने इसका जो अंत है वो दूसरी तरफ से किया। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है और अंत में क्या है, सत्य की जीत के साथ इस कहानी का अंत किया जाता है। अब हम देखेंगे पाठ का सार अर्थात पूरे पाठ में बताया क्या गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी कर्मों का फल में विश्वास दिलाती है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। बता रहे हैं कि ये कहानी कैसी है, तो धन के ऊपर धर्म की जीत होती है, इसके ऊपर लिखी गई है। कहानी आज़ादी से पहले की और ये कहानी कब की है, तो जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले की है। नमक का नया विभाग बना और नमक का क्या है, नया विभाग बनाया गया। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में लोग प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी बंसीधर भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़ प्रेम गाथाओं का ज़्यादा अध्ययन कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे, उन्होंने समझाया कि घर की दुर्दशा के अनुसार नौकरी करना चाहिए। वे बताते हैं कि प्रतिष्ठा के आधार पर पदों का चुनाव न करें बल्कि उस पद को चुनें जिसमें ऊपरी कमाई हो। मतलब इनके पिताजी खुद सीख देते हैं कि तुम ऊपरी कमाई वाला कार्य करो। मासिक वेतन के बारे में वे कहते हैं कि महीने की शुरुआत में ही खत्म होनी शुरू हो जाती। मतलब तुम मासिक वेतन वाली जो नौकरी करते हो तो इसमें क्या है, महीना आता नहीं उससे पहले ही हमारी सैलरी क्या होती है, खत्म हो जाती, वेतन खत्म हो जाता है। ऊपरी आय को वह ऐसा स्रोत बताते हैं जो हर वक्त आती है। महीने की कमाई को वह मनुष्य की देन तो वही ऊपरी कमाई को वह ईश्वर की देन बताते हैं। मतलब जो मनुष्य के द्वारा ली जाती है ऊपरी कमाई उसी को वो क्या कह देते हैं कि ये तो भगवान की देन है। बंसीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी इन्हें मिली है जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए कि चलो अब क्या है, घर में अच्छा पैसा आ जाएगा और हाजीब का अच्छे से चल जाएगी। मुंशी बंसीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों को मोहित कर लिया था और मुंशी
प्रेमचंद जी थी, उन्होंने 6 महीने तक कार्य किया। तो कार्य करने के बाद और अच्छे व्यवहार के कारण सब ये जो अफसर थे वो इन पर मोहित हो गए। जाड़े के समय एक रात बंसीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। बंसीधर सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली, मतलब आवाज़ होने लगी तो उनकी अचानक नींद खुल गई। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला कि पंडित आलोपी दीन की हैं। मुंशी बंसीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। बंसीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं, मतलब जो नमक होता है उसकी बोरियां हैं, बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक लीं। पंडित जी को यह बात पता चली तो वह अपने धन पर विश्वास किए बंसीधर के पास पहुंचे। मतलब उनको पता चल गया कि इसने गाड़ियां रोक ली तो कोई बात नहीं, पैसे देंगे और गाड़ियां छुड़ा लेंगे। उनसे गाड़ियों की रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने बंसीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों की को छोड़ने को कहा, परंतु बंसीधर अपने कर्तव्य पर अटक रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु बंसीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार करवा लिया गया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। बंसीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित आलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। बंसीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। बंसीधर को व्यंग्यवाणों को सहना पड़ा। यहाँ पर क्या है, पैसों के बल पर वो छूट गए और अब यहाँ पर जो सत्य के उसमें पक्षधर में खड़े थे तो अब इनको क्या है, व्यंग्यवाण झेलना शुरू हो गए। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्यनिष्ठ का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। और बता रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही इन्हें कर्तव्यनिष्ठ होने का ऐसा दंड मिला कि इनको नौकरी से ही हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। और बता रहे हैं कि पराजित हुआ हृदय शोक और खेद से दुखी होता हुआ क्या है, अपने घर की ओर लौट आए। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई और घर पहुंचे तो पिताजी ने भी कुछ खरी खोटी इनको सुनाई। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बंसीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ एक रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित आलोपी दीन हैं। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी, मतलब अपने बेटे को ही कोसने लगी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। मतलब एक से एक देखे हैं कि जिनको उन्होंने क्या अपने धन के कारण अपने बस में कर लिया, गुलाम बना लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्यनिष्ठ द्वारा उन्हें हराया हो। मतलब उन्हें ऐसा पहली बार देखा था कि किसी व्यक्ति ने उनको क्या अपनी कर्तव्यता के कारण क्या कर दिया, हरा दिया गया है। बंसीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। और यहाँ पर पंडित जी ने लेखक को देखा तो उसको क्या है, सत्कार किया कि कम से कम एक तो ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति मुझे मिला। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं और यहाँ पर लेखक को लगा कि हमें ऐसा लगा जैसे कि मान लो ये हमें और ज़्यादा जलील करने आए हैं। परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया। परंतु पंडित जी ने जो बातें कही तो उनके अंदर जो छवि थी उनकी वह मिट गई।
और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने कहा पंडित जी को कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। बंसीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था, और जैसे ही उनने वो पेज पढ़ा तो उस पेज में लिखा था कि आप हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारी सारी जायदाद है उसका मैनेजर बन जाइए। कृतज्ञता से बंसीधर की आंखों में आंसू आ गए, और कृतज्ञता के कारण बंसीधर की आंखों में क्या है, आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंसीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सकें। पंडित जी ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठित व्यक्ति चाहिए। मतलब मुझे विद्वान नहीं चाहिए बल्कि जो धर्म में निष्ठा रखता है ऐसा व्यक्ति चाहिए। बंसीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए, और बंसीधर ने क्या है, कांपते हुए हाथों से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर को खुशी से गले लगा लिया, और यही कारण था कि आलोपी दीन जो पंडित जी थे उन्होंने बंसीधर को खुशी से क्या किया, अपने गले लगा लिया। अब आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहले इसका प्रश्न है प्रश्न अभ्यास से पाठ के साथ। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? मतलब कहानी का कौन सा पात्र हमें सबसे अच्छा लगता है और किस कारण से लगता है, ये हमें बताना है। तो कहानी का नायक दरोगा बंसीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त एक दरोगा है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है जहां उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते हैं। कहानी का एक पात्र पंडित आलोपी दीन दरोगा को खरीदने में असफल रहता है तथा नौकरी से निकाल देता है। मतलब असफल रहता है तो वो क्या करता है, नौकरी से उसको निकलवा देता है। लेकिन उसकी ईमानदारी के आगे पंडित को भी आखिरकार झुकना पड़ता है, और उसकी ईमानदारी के कारण वो पंडित भी क्या है, उसके सामने झुक जाता है। इस प्रकार दरोगा बंसीधर समाज के सामने अपमानित होने के डर से झूठ के सामने कमजोर नहीं पड़ता है। मतलब मैं अपमानित हो जाऊंगा तो मैं झूठ के सामने झुक जाऊं तो वो नहीं झुके। अगला है प्रश्न नंबर 2। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? मतलब जो पंडित जी रहते हैं उनके कौन से दो रूप हमें दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है पंडित आलोपी दीन उस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार है। कहानी में उसके व्यक्तित्व के दो पहलू अर्थात पक्ष उभर कर सामने आते हैं। नंबर 1, पहला पक्ष निंदनीय है और दूसरा पक्ष प्रशंसनीय है। तो पहला पक्ष निंदनीय, जब वह दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश करता है जिससे उसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए कई छल प्रपंचों का सहारा भी लेता है जिससे उसके चालाक व्यक्तित्व का भी हमें पता चलता है। दूसरा पक्ष है प्रशंसनीय पक्ष है। जब पंडित आलोपी दीन को दरोगा को नौकरी से निकलवा देने पर पछतावा होता है और वो वापस उनसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने की विनती करता है तो उसकी आंखों में सद्भावना झलकती है, दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। नंबर 1, वृद्ध मुंशी, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना। यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है। यहाँ पे बता रहे हैं वृद्ध मुंशी मतलब नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना, मतलब तुम्हारा जो पद है उस पद की ओर ध्यान देना। यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मतलब चढ़ावा क्या चढ़ रहा है और चादर कैसी चढ़वा रहा है उसके अनुसार पैसा मिलना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मतलब ऊपर की कमाई कर सको। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, मतलब एक ही दिन
तनख्वाह मिलती है, उसके पहले कुछ भी नहीं मिलता, बाद में कुछ नहीं मिलता, और घटते घटते लुप्त हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो हमारी सैलरी मिलती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। इस उदाहरण में वृद्ध पिता समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को व्यक्त करता है। घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है कि वे अपने बेटे को भी रिश्वतखोरी का मार्ग अपनाने की सीख देते हैं, कि मतलब तुम भी रिश्वतखोरी पर उतर आओ। वे उसे नौकरी ढूंढने जाने से पहले ऊपरी आमदनी के फायदे भी समझाते हैं, कि ऊपरी आमदनी से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब है वकील खा। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इस कहानी में वकील पंडित आलूपी दीन की आज्ञा पालक तथा गुलाम थे। यहाँ न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की झलक दिखाई देती है, कि मतलब उनने भ्रष्टाचार के कारण ही उनको बचा लिया और सत्य को हरा दिया। अब है शहर की भीड़। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार को पर टीका टिप्पणी कर रहा था, मतलब व्यवहार के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। प्रस्तुत उदाहरण से पता चलता है कि सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मतलब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन तमाशा देखने के लिए आतुर रहते हैं, मतलब तमाशा देखने के लिए तैयार रहते हैं। पंडित आलोपी दीन के गिरफ्तार होने पर शहर की भीड़ टीका टिप्पणी करने में पीछे नहीं रहती, और जो शहर की भीड़ रहती वो भी टीका टिप्पणी करने में पीछे नहीं हटती है, मतलब वो भी उसमें लग जाती है, जबकि वो स्वयं गलत है, जबकि वो क्या है, खुद ही गलत हैं। इससे समाज की संवेदनहीनता का पता चलता है, कि मतलब समाज कितना संवेदनहीन है, इस बात का पता चलता है। अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इसका उत्तर है कि यह किसकी उक्ति है, तो यह उक्ति दरोगा वंशीधर के वृद्ध पिताजी की है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर है, जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन मिलता है तथा जरूरतों को पूरा करते करते कम हो जाता है। पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। उसी प्रकार महीने के अंत तक जो मासिक वेतन होता है वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। क्या आप एक पिता की इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से असहमत हूँ। ऊपरी आय या रिश्वत लेना गलत बात है। जितनी खुशी ईमानदारी से नौकरी करने में मिलती है, उतनी खुशी अधिक पाने की लालसा में ऊपरी आमदनी से नहीं मिलती है। इसलिए हमें ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए। नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। धन के ऊपर धर्म की जीत, मतलब धन के ऊपर क्या होती, धर्म की जीत होती। तो इस कहानी के अंत में आखिरकार पंडित आलोपी दीन को अपनी गलती पर पछतावा होता है, और वह स्वयं बंशीधर के पास चलकर आता है, उसे अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देता है। इस प्रकार धन पर धर्म की जीत हो जाती है। धर्मनिष्ठ दरोगा। यह कहानी पूरी तरह से दरोगा वंशीधर पर आधारित है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ हैं। वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाता है। अब है कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से उन्हें उनको बनाया, तो तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते?
चूंकि पंडित आलोपीदीन स्वयं एक भ्रष्ट, बेईमान तथा लालची व्यक्ति था, उसने आज तक रिश्वत देकर अपने गलत कार्यों को अंजाम दिया था, पूर्ण किया था। एक वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने धन के बल पर खरीद नहीं पाया। दरोगा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मैनेजर नियुक्त किया। मैं इस कहानी का अंत भी इसी प्रकार करता या करती जिस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। अब पाठ के आसपास से हम प्रश्न लेंगे और उनके उत्तर देंगे। कहानी में से हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे। दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो यहाँ पे बता रहे कि उन्होंने क्या कर दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या उनको गिरफ्तार करना सही था? यदि हम उसकी जगह होती तो क्या करते? तो इसका उत्तर, वंशीधर का पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी के लिए तैयार होना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा था। वह चाहता तो आलोपीदीन द्वारा प्रस्तावित नौकरी के आग्रह को ठुकरा सकता है। मैं उसकी जगह होता तो ऐसी नौकरी कभी नहीं स्वीकार करता या करती। पंडित आलोपीदीन के काले धन का मैनेजर बनकर मैं अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाता या पहुंचाती। अगला प्रश्न है कि नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का भी जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायत रहते होंगे और क्यों? तो वर्तमान समाज में सरकारी विभाग में कई ऐसे पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायत रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, जैसे आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात विभाग। इनके उदाहरण हैं जहां अभी भी रिश्वत जैसी बुराइयां व्याप्त हैं। यह मासिक आमदनी से अधिक ऊपरी आमदनी का महत्व है। मतलब यहाँ पे मासिक आमदनी की अपेक्षा क्या है, ऊपरी कमाई के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके महत्व को महत्व देते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो समाज के ऊंचे तबके के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों को देखकर लगता था कि वे बड़े पदों पर ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मुझे भ्रम होता था कि वे जैसा बोलते हैं शायद वैसा करते भी हैं। परंतु एक बार मैंने अपनी ऐसे ही करीबी मित्र को, जो समाज की भलाई तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की बातें करते हुए सुना था, उसे ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त देखा। इस अनुभव के बाद मेरा भ्रम टूट गया। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। का, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। तो इसका उत्तर है, जब पूरी तरह शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी मुझे अपने योग्यता के लायक नौकरी नहीं मिली तो लगा कि मेरा पढ़ना लिखना व्यर्थ है, बेकार है। खा, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। मैंने अपनी शिक्षा का उपयोग गरीब बच्चों को पढ़ाकर उन्हें साक्षर बनाने में किया तो मुझे मेरा पढ़ना लिखना सार्थक लगा। अगला है, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। तो इसका उत्तर है साक्षरता अथवा शिक्षा। तो क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। शिक्षा और साक्षरता दोनों का अर्थ समान नहीं है। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, जबकि शिक्षा का अर्थ है पढ़ लिख कर विषय की गहराई समझना अथवा योग्यता प्राप्त करना। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? मतलब लड़कियां क्या होती, जल्दी बड़ी हो जाती, लड़कों की अपेक्षा क्या है, जल्दी सीख भी जाती हैं। तो ये उसी के ऊपर लिखा है कि घास फूस की तरह क्या होती हैं, बढ़ती
चली जाती हैं। तो इसका उत्तर कि इस वाक्य में से समाज की संकीर्ण सोच का पता चलता है कि मतलब समाज की जो सोच है वह कैसी है, छोटी है। जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता है और यहाँ पे क्या है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है। उन्हें पढ़ाने के स्थान पर घर के कामों में लगा दिया जाता है। समाज में लड़कियों का जन्म लेना अभिशाप तो माना ही जाता है, लेकिन उनके बड़े होते ही विवाह की चिंता सताने लगती है। अगला प्रश्न है, इसीलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लिखें। तो इसका उत्तर है, आलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में भ्रष्टाचार फैलाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग ही होते हैं जो कानून और न्याय व्यवस्था को आसानी से अपने पक्ष में ले आते हैं। कानून से खिलवाड़ करना इनकी आदत होती है, मतलब कानून से खेलना इनकी आदत हुआ करती है। ये भी लगता है कि बंसीधर जैसे ईमानदार लोगों की कमी क्यों है, जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा सकते हैं। अब है समझाइए तो जरा से प्रश्न। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इस कहानी में प्रस्तुत पंक्तियाँ बंसीधर के वृद्ध पिता के द्वारा कही गई हैं, मतलब बूढ़े पिताजी के द्वारा कही गई हैं। इन पंक्तियों के द्वारा समाज के लोगों की सोच पर कटाक्ष किया गया कि मतलब समाज के लोगों की सोच कैसी है। ऐसा समाज जहाँ योग्यता के बल पर मिले पद को उसमें हो रहे आमदनी के कारण महत्व दिया जाता है, मतलब योग्यता के आधार पर पद मिला है परंतु आमदनी के आधार पर क्या करते हैं, उसको महत्व देते हैं। केवल मासिक वेतन को ही बल्कि ऊपरी आमदनी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब मासिक वेतन को उतना नहीं मानते जितना ऊपरी कमाई को ज़्यादा मानते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो प्रस्तुत पंक्ति कहानी के नायक दरोगा बंसीधर के लिए कही गई हैं। यह समाज में रह रहे उन लोगों के लिए है जो भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से प्रभावित नहीं होते। वे ईमानदारी, स्वावलंबन तथा धैर्य से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। इसका उत्तर है, एक रात बंसीधर की नींद गाड़ियों की खड़खड़ाहट से खुल जाती है। उन्हें लगता है कि इतनी रात को कोई गाड़ियों को पुल के पार क्यों ले जा रहा है। उन्हें संदेह हुआ कि ऊपर कोई गैरकानूनी सामान ले जाया जा रहा है। उनके मन में हुए भ्रम ने तर्क के स्तर पर सोचना शुरू किया कि जरूर कुछ गलत हो रहा है और आखिरकार उनका तर्क सही निकला। प्रश्न नंबर 4, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति द्वारा न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। जिस न्याय व्यवस्था में धन के बल पर न्याय किया जाता है, मतलब धन के ही आधार पर क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है, वहाँ एक दोषी अपने आरोपों से आसानी से मुक्त हो जाता है। जहाँ धन का बल हो या पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। उस रात जब आलोपी दीन को गिरफ्तार किया गया, लोग सो रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन सुबह होने तक पूरे शहर में फैल गई। इससे यही पता चलता है कि लोगों को रात्रिकाल में भी निंदनीय बातों की जानकारी होने में देर नहीं लगती, मतलब तब भी वो क्या करते हैं, जानकारी रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना साफ अकारथ गया। लेखक द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों से समाज के उन लोगों पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है, जो पढ़ाई को धन अर्जित करने का साधन समझते हैं कि मतलब पढ़ाई करो और खूब सारा पैसा कमाओ। जब बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उनके वृद्ध पिता को लगा कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ
चला गया, मतलब पढ़ना लिखना इसका सब व्यर्थ हो गया। उनके अनुसार बंशीधर को पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया क्योंकि वह दुनियादारी नहीं समझ सका, तो इसका पढ़ना बेकार है। प्रश्न नंबर 7, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यहाँ धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य के रूप में भी समझा जा सकता है। कहानी के अंत में जब आलोपीदीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना देता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई और धर्म की आगे धन की मतलब हमेशा पराजय होती है। आलोपीदीन आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, मतलब आलोपीदीन ने आज तक किसी के सामने नहीं झुका था, लेकिन बंशीधर की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे परास्त कर दिया, हरा दिया। अगला प्रश्न है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, मतलब युद्ध शुरू हो गया। जब अदालत में आलोपीदीन को दोषी के रूप में पेश किया गया, तब वकीलों की सेना अपने तर्क से उन्हें निर्दोष सिद्ध करने में जुट गई, मतलब लग गई। आरोपों को गलत प्रमाणों द्वारा झूठा साबित किया जाने लगा। उल्टा बंशीधर पर ही उद्दंडता तथा विचारहीनता का आरोप मढ़ दिया गया, जो ईमानदारी और सत्य के बल पर अदालत में खड़े हुए थे। गवाहों को खरीद लिया गया था, मतलब गवाह भी खरीद लिए गए थे। धन के बल पर न्याय पक्षपाती हो गया और आखिरकार दोषी को निर्दोष करार दे दिया गया, मतलब दोषी को ही क्या है, निर्दोष बना दिया गया। अब है भाषा की बात। भाषा की बात से यहाँ पर हमारा मतलब है व्याकरण से। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना हुआ है। तो इसका उत्तर भाषा की चित्रात्मकता। सबसे पहली बात की गई थी चित्रात्मकता की। तो वकीलों का फैसला सुनकर उछल पड़ना, इसमें क्या चित्रात्मकता दिखाई देती है। आलोपीदीन का मुस्कुराते हुए बाहर आना, चपरासियों का झुक झुक कर सलाम करना, लहरों में अदालत की नींव हिला दी, बंशीधर पर व्यंग्यवाणों की बौछार, आलोपीदीन का सजे धजे रथ पर सवार होकर सोते जागते चले जाना। दूसरा, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग। कगारे का वृक्ष, दांव पर पाना, निगाहें में बांध लेना, जन्म भर की कमाई, सूल उठाना, ठिकाना न होना, इज्जत धूल में मिलना, कातर दृष्टि से देखना, मस्जिद में दिया जलाना, सिर पीट लेना, सीधे मुँह बात न करना, मन का मैल मिटना, आंखें डबडबाना, हाथ मलना, मुँह में कालिख लगाना, मुँह छिपाना, सिर माथे पर लेना। ये सभी क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों के यहाँ पर प्रयोग सुंदर ढंग से किए गए हैं। हिंदी और उर्दू का साझा रूप क्या है, तो बेग रज को दांव पर पाना जरा कठिन है। तो बेग रजी क्या है, उर्दू शब्द है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, तो यहाँ पर निगाहों ये शब्द भी उर्दू शब्द है और इनको क्या है, हिंदी के साथ प्रयोग किया है। अब बोलचाल की भाषा। कौन पंडित आलोपीदीन, दातागंज के? बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। उपरोक्त सभी विशेषताओं के कारण भाषा में सजीवता एवं रोचकता आ गई है। इससे कहानी कल्पित कथा न लगकर वास्तविक घटना प्रतीत होती है। अब अगला प्रश्न है, कहानी के मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, विशेषण बताना यहाँ पर। इसके लिए आप अपनी ओर से दो दो विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्टि कीजिए। विशेषण, सबसे पहले आप तो विशेषण की डेफिनेशन को जान लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा कैसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो इनकी विशेषता को बतलाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। तो कहानी में मासिक वेतन के लिए पूर्णमासी का चांद, मनुष्य की देन जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो पूर्णमासी का चांद होना ये क्या है, एक विशेषण दिया है। 4 दिन की चांदनी, ये भी क्या है, विशेषण है।
वेतन मिलने के बाद कुछ दिन तक सभी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं और कुछ दिन बाद सारे खर्च हो जाते हैं। खून पसीने की कमाई। अब खून पसीने की ये भी विशेषण दिया गया है, पूरे महीने भर की मेहनत की कमाई होती है। अगला प्रश्न है, बापूजी आशीर्वाद सरकारी हुक्म दातागंज के कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियां एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। उत्तर, बापूजी आपके आशीर्वाद के बिना मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। दूसरा, सरकारी हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, मुझे सरकारी हुक्म मिला है। मैं दातागंज का रहने वाला हूँ। पंडित आलोपीदीन दातागंज के निवासी थे। ये गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।